गोल्ड महाकुंभ के इस सत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन। तो पिछले घंटे में सोने में निवेश से आप परिचित होंगे और ये भी जान गए कि पोर्टफोलियो में सोने का होना जरूरी क्यों है। लेकिन अगले एक घंटे तक हम सोने में ट्रेडिंग को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और सोने की चर्चा हो तो चांदी जुबान पर आ ही जाती है, इसलिए सिल्वर पर भी हम फोकस करेंगे। सोने चांदी में ट्रेडिंग होती कैसे है, शेयर बाजार के मुकाबले इसका तरीका कितना अलग है, कॉस्ट क्या है, जोखिम क्या है, प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं और एक कुशल ट्रेडर बनने के लिए क्या कुछ जानना जरूरी है, क्या समझना आपके लिए बाजार में जरूरी है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। सोने के सेंटिमेंट को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं और सोना बिना घर लाए या उसमें बिना निवेश किए आप किस तरह से सोने चांदी के प्राइस मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले एक घंटे तक तमाम मेहमान होंगे। तो सोने में निवेश के बाद अब सोने में ट्रेडिंग पर जरा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि सोने में निवेश तो बहुत पुराना है, ट्रेडिंग का कल्चर उतना पुराना नहीं है, रिलेटिवली नया है। एक नया हम कह सकते हैं कि एक आपके लिए द्वार है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं ट्रेड करके। और ढेर सारे मेहमान आपके मदद करने के लिए इस घंटे भी आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नितिन केडिया हैं, धन के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता जी हैं और इसके अलावा सेनको गोल्ड के एमडी हैं शुभांकर सेन। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। क्योंकि देखिए अलग अलग फील्ड से बात तो सोने चांदी की हो रही है, लेकिन कोई ट्रेडर है, कोई फेडरेशन का अध्यक्ष है, कोई किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो तमाम लोग हैं और सब हमारा मकसद ये है कि आपको एक जागरूक निवेशक बनाया जाए और जागरूक निवेशक के साथ साथ अगर ट्रेड करके पैसे बन सकते हो तो वो कैसे बनेंगे, इसके बारे में भी आपको हम पूरी तरह से गाइड करेंगे अगले एक घंटे तक। शुभांकर, ये शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए पिछले घंटे में तो हम सोने की अहमियत को लेकर, सोना क्यों जरूरी है पोर्टफोलियो में, इसको लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हम ट्रेडिंग पर भी फोकस करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले जरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर हम कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए जा रहा है और किसी का पर्सपेक्टिव जो है प्योर निवेश का है, तो क्या फिर भी आप उसको गाइड करते हैं या फिर उसको ये बोल देते हैं कि नहीं आप बार ले लीजिए, आप कॉइन ले लीजिए, या फिर जो दूसरे रास्ते हैं उसकी तरफ आप रुख कर लीजिए? देखिए, निवेश का बात जब आता है, कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही देख रहे हैं तो गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स को ही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं और एडवाइस करते हैं। दूसरा रास्ता जो है, हम लोग एज अ ज्वेलरी रिटेल कंपनी डिजिटल गोल्ड, माई डिजी गोल्ड बोल के वो भी चालू किए हैं, क्योंकि लोगों को कभी कभी जस्ट फिजिकल खरीदना उस होता नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि कम कम क्वांटिटी या कम कम अमाउंट का वो लोग करते जाए। तो जिस हिसाब से ईटीएफ भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है लोगों को खरीदने के लिए, उस हिसाब से हम ज्वेलर्स लोग भी बोलते हैं कि चलो, आपको अगर प्लान से लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो या तो आप बार्स और कॉइन्स लीजिए, या कोई पर्टिकुलर ओकेशन हो जैसे शादी के लिए हुआ या एक साल बाद कुछ खरीदना है तो वो मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम में आप खरीदते जाइए, या तो डिजिटल गोल्ड खरीदिए। लास्ट जो प्लेटफॉर्म में हम लोग का पैनल डिस्कशन में डिस्कशन हुआ कि अगर ईटीएफ हो या कोई दूसरे जो भी निवेश के चीजें हो, अल्टीमेटली एक 10% का पोर्टफोलियो में हम लोग बोलते हैं कि सोना को रखना चाहिए या सिल्वर को रखना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर फंजिबिलिटी आ जाए ईटीएफ में, जो लोग रखेंगे वो लोग उससे भी ज्वेलरी खरीद ले, तो आई थिंक दैट इंडस्ट्री, ईटीएफ, ये हम लोग सब मिलके लोगों को जो गुड हैबिट है कि सोना खरीदने का गुड हैबिट या सिल्वर लेने का गुड हैबिट, सब मिलके काम करेंगे तो निवेशकों को और कंज्यूमर्स को और इन्वेस्टर्स को ये एक अच्छा हैबिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते। ठीक है। तो निश्चित तौर पर गोल्ड ईटीएफ भी बहुत अच्छा विकल्प है अगर आप निवेश करने जा रहे हैं, या फिर गोल्ड बार हो, इस टाइप की चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होती हैं। नितिन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा ये ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन होगा, वो ये कि मान लीजिए जैसे बाजार से अगर हम शेयर बाजार से अगर हम तुलना करें ये कमोडिटी मार्केट्स की, बुलियन मार्केट की, तो ट्रेडिंग का तरीका तो ऑलमोस्ट कमोबेश सेम है। एक चीज़ ज़रा आप ये बताइए, मान लीजिए किसी ने फ्यूचर्स में पोजीशन ली हुई है गोल्ड में और उसको अगर वो डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो क्या ये संभव हो पाता है?
अब बिल्कुल सर, ये संभव हो पाता है क्योंकि अब जो MCX के कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे पास, उसमें जो लास्ट 5 डेज़ होते हैं उसमें हमारे जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्लाइंट को एक फैसिलिटी मिलती है कि वो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर ले। और जिस तरह से MCX ने लॉजिस्टिक एजेंसीज़ के साथ टाई अप किए हैं, तो वो लॉजिस्टिक एजेंसीज़ आपको फैसिलिटी देती है कि आपके घर बैठे यानी डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो आपको एक्सचेंजेस के माध्यम से मिल जाती है। तो सही बात है, आप डिलीवरी अगर लेना चाह रहे हैं तो आप अपने ब्रोकर्स को आप इंटीमेट करें और उसके बाद आप तय समय पे एक मिनिमम कॉस्ट के साथ आपके पास वो डिलीवरी दे दी जाती है। सर शुभांकर सर, आपसे मेरा एक और सवाल होगा कि जो ज्वेलर्स है, आप तो लीडिंग ज्वेलर्स है तो आप इन्वेंट्री को हेज करते हैं। पिछले पैनल में आपसे चर्चा भी हो रही थी कि इंपोर्ट ड्यूटी में जैसे अचानक से 9% की कटौती हो गई और उस तरह से इन्वेंट्री पर जो लॉस होता है ज्वेलर्स को, उससे वायदा बाजार में कैसे हम उस इन्वेंट्री को हेज कर सकते हैं, कैसे वो उस गिरावट का जो नुकसान है उसको रोक सकते हैं और इसकी कितनी अहमियत है, वायदा का फ़ायदा एक ज्वेलर्स कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आप अपने अनुभव को बताइए। देखिए, गोल्ड का प्राइस दो कारण के लिए फॉल हो सकता है। एक हो गया आपका इंटरनेशनल प्राइस में अप डाउन हुआ डॉलर टर्म्स में। रुपी का इम्पैक्ट में कभी रुपी वीक हो जाता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, या रुपी स्ट्रांग हो जाता है तो गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है। और थर्ड जो है वो है कि ये ड्यूटी जो हम लोग का गवर्नमेंट इंपोर्ट के ऊपर लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी मार्केट में उसका प्राइस इम्पैक्ट आता है। तो ये जो बजट में हम लोग का गवर्नमेंट ड्यूटी कट किया था, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप था, क्योंकि वॉल्यूम्स या सेल्स Q1 में हम लोग देख रहे थे कि कम हो रहे थे, कारीगर्स को कम काम मिल रहा था। तो उस हिसाब से आफ्टर ड्यूटी कट 9%, हम लोग का एक्सपेक्टेशन 2, 3, 4% था, बट 9% में इंडस्ट्री में बूस्ट आ गया, सेल्स बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गए, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स भी खरीद पाए। तो इसमें हेजिंग MCX के थ्रू अगर करेंगे तो ही आप इंडियन रुपीज में जो भी प्राइस है उसको आप हेज कर सकते हो और ड्यूटी का भी इम्पैक्ट कवर अप कर सकते हो। क्योंकि जब गोल्ड लोन जो सेकंड ऑप्शन है आपका हेजिंग के लिए, जो बैंक से आप गोल्ड लोगे फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो आप अनफिक्स प्राइस में लोगे। अनफिक्स प्राइस में जब आप लोगे तो उसका मतलब है आप जैसे जैसे बेचते जाओगे मार्केट में या कस्टमर्स को, उस हिसाब से आप बैंक में रेट फिक्स करते जाओगे, तो आपको प्राइस का कोई भी इम्पैक्ट रिस्क नहीं रहेगा। तो पर जब ड्यूटी आ जाता है, तो आप जब इंपोर्ट कर रहे हो गोल्ड, तो ऑलरेडी आपको वो ड्यूटी भर देना पड़ता है बैंक के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए जितना आपका गोल्ड मेटल लोन में जो लोग इंपोर्ट किए थे, उनको ड्यूटी कट के ऊपर एक वन टाइम लॉस लेना पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्यूटी पेड थे। बट जितने लोग MCX में सेल साइड में रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए उनका जो इन्वेंट्री लॉस, और वो इन्वेंट्री लॉस भी ऐसा चीज है कि वो पर्टिकुलर क्वार्टर में भी लॉस लगेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनको मालूम है कि गोल्ड तो अपवर्ड ट्रेंड में ही है, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, मगर शॉर्ट टर्म के लिए वो एक लॉस लग जाता है और वो MCX हेज के थ्रू ही वो कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपके पास पहले से कोई इन्वेंट्री है गोल्ड की, सिल्वर की, और अगर उसके दाम गिर जाते हैं तो आप अगर शॉर्ट पोजीशन आपने बना रखी है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए, तो वो नुकसान वहाँ से कवर अप हो सकता है। अगर दाम बढ़ गए तो आपके पास इन्वेंट्री है तो अच्छी बात है, आप उस सेल की पोजीशन से निकल जाए और आपके दाम तो आपके इन्वेंट्री के ऊपर ही जा रहे हैं। अब जय, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि गोल्ड सिल्वर के डेरिवेटिव मार्केट में जो बड़े पार्टिसिपेंट्स होते होंगे वो कौन कौन से हैं और उनकी एक्टिविटीज़ का बाजार पर कितना असर होता होगा? विश्वमोहन जी, देखिए डेरिवेटिव्स में वही प्लेयर आते हैं जो प्राइस वोलेटिलिटी को खेलना चाहते हैं। आज इंडियन मार्केट्स में हेजर्स कम हैं। अगर हम जो MCX या NSE की बात करें अगर कमोडिटीज़ मार्केट में, तो क्योंकि वो हेज करने के लिए इंडियन एक्सचेंजेस को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो जो पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है वो पार्टिसिपेशन है जो डेरिवेटिव्स मार्केट को समझते हैं और यहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी का एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो उनका एक ट्रेडिंग पैटर्न अलग होता है, क्योंकि उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वो डिलीवरी लें, क्योंकि डिलीवरी लेने में एक चैलेंज टैक्सेशन का, GST का भी है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर शायद नहीं लेना चाहता है। तो इसके कारण वो जो फैक्टर जिस पे वो ध्यान देना चाहते हैं कि आज प्राइस में वोलेटिलिटी कितनी है, मैंने अगर कोई शॉर्ट टर्म टूल या स्टडी यूज़ किया है तो उसके कारण मैं प्राइस एडवांटेज का फ़ायदा कैसे लूँ। उसके लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं और उसमें लिक्विडिटी काफ़ी है। तो कुल मिला के जो ट्रेडिंग सेंट्रिक जो पार्टिसिपेंट्स हैं वही यहाँ पे घरेलू मार्केट एक्सचेंजेस में यहाँ पे अपने डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए एक और मेहमान को अपने शो में शामिल कर लेते हैं और उनसे आप परिचित भी होंगे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको कि आप ईटेनो स्वदेश पर देखते होंगे और बाकी भी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सोने में स्पेशली ट्रेडिंग को लेकर अपने व्यू रखते हैं। अनुज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटेनो स्वदेश पर और इस गोल्ड महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुज, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए निवेश को लेकर लोग परिचित हैं और कहीं ना कहीं गोल्ड बॉन्ड को लेकर, ईटीएफ को लेकर भी धीरे धीरे इसे लेकिन अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अभी भी गोल्ड फ्यूचर्स को लेकर, सिल्वर फ्यूचर्स को लेकर या फिर इसमें ऑप्शंस को लेकर लोग उतने जागरूक नहीं है। मतलब जो एविड जो ट्रेडर हैं वो तो परिचित हैं, लेकिन वो लोग जो सोने से परिचित हैं, सोने की एक्टिविटीज से, सोने की खबरों से परिचित हैं, लेकिन ट्रेडिंग वाली चीजें नहीं समझते हैं। तो आप एक बार जरा बताएंगे कि इक्विटी मार्केट्स के मुकाबले गोल्ड और सिल्वर में ये जो फ्यूचर्स होते हैं ये कितने अलग हैं उससे, या फिर कितने उनके समान हैं, और इसमें रिस्क किस तरह के एसोसिएटेड है? देखिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड और सिल्वर को अगर आप फ्यूचर्स मार्केट से को देखेंगे या फिर अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट से अगर कंपेयर करते हैं या गोल्ड सिल्वर फिजिकल मार्केट से कंपेयर करते हैं तो फिजिकल मार्केट से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दैट इज अ डेरिवेटिव मार्केट। और फ्यूचर्स मार्केट में हम देखेंगे तो एक्सपायरी होती है, जबकि फिजिकल मार्केट अगर बात करेंगे तो कोई एक्सपायरी नहीं होती है। तो थोड़ा सा फर्क ये है, लोगों को ये लगता है यहाँ पे कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ले रहे हैं तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, राइट। जबकि फिजिकल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ज्वेलर ऐसी स्कीम चलाते हैं कि आप हर महीने कुछ अमाउंट जमा कराते रहिए, फिर आप 12 महीने के बाद अमाउंट ले लीजिए, एक पर्टिकुलर गोल्ड ले लीजिए, तो वो उनको ज्यादा फिजिबल लगता है। मगर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फ्यूचर्स मार्केट है। फ्यूचर्स मार्केट में जो रिस्क है वो थोड़ा सा प्राइस वॉलेटिलिटी का है, जो रिस्क है वो मार्जिन का है, और उसके साथ साथ जो एक्सपायरी का रिस्क है वो यहाँ पर है। तो फ्यूचर्स मार्केट की अगर हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जनरली हम देखते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में या ऑप्शंस मार्केट में या डेरिवेटिव मार्केट में केवल वही इन्वेस्टर आते हैं जो डेरिवेटिव मार्केट को समझते हैं या उन्होंने इक्विटी मार्केट को देखा। हालांकि इक्विटी मार्केट से ज्यादा फर्क नहीं है, इक्विटी मार्केट में आपके शेयर ट्रेड्स होते हैं, यहाँ पर आपकी कमोडिटी ट्रेड होती है। तो जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, जबकि अगर आप इसको फिजिकल मार्केट से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट में या ऑप्शंस मार्केट में केवल वही ट्रेडर्स आते हैं जो इस मार्केट को समझते हैं या उन्होंने इस मार्केट में कभी ट्रेड किया होता है। जो फिजिकल वाला कस्टमर होता है वो जनरली इस मार्केट से थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जो उसको नहीं समझ में आती हैं। हालांकि हम और आपके चैनल के थ्रू काफी कोशिश भी की जाती है कि जो नए इन्वेस्टर हैं वो स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पर आते हुए देखें, आए, उसको टेस्ट करें, मार्केट को देखें, मार्केट की नब्ज को समझे। मगर उसके बाद भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो पार्टिसिपेशन है वो भी थोड़ा सा कम है। हालांकि पिछले अगर आप 3-4 सालों में देखेंगे तो मार्केट के वॉल्यूम्स बढ़े हैं। जब से ऑप्शंस आए हैं, ऑप्शंस के अंदर काफी अच्छे वॉल्यूम्स बढ़े हैं, मगर उसके बावजूद भी जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे इन्वेस्टर है, जो नए इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे थोड़े से बहुत इस आने की स्पीड जो है थोड़ी सी कम है। इक्विटी मार्केट से अगर इसको हम देखें तो इक्विटी मार्केट में जनरली लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि चलो आप एक कंपनी के शेयर को परचेज करें। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें अभी भी ये रहता है कि आप क्या कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, आपको कमोडिटी की डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप किस क्वांटिटी के, किस क्वालिटी के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी भी थोड़ी सी जो है एक लेमैन तक नहीं पहुंच पाई है, और अगर पहुंच पाई है तो वो सिर्फ फिजिकल मार्केट तक पहुंच पाई है। अभी भी हम देखें तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स मार्केट में उतना ज्यादा जो पार्टिसिपेशन एक बहुत ले मैन एक ट्रेडर के थ्रू आना चाहिए वो उतना नहीं आ रहा है। जब आदमी इक्विटी, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में आने से पहले जो ट्रेडर होता है वो पहले इक्विटी मार्केट को टेस्ट करता है, राइट। इक्विटी मार्केट में जब वो देखता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, देन उसके बाद वो धीरे धीरे कमोडिटी मार्केट की तरफ देखना चालू करता है, क्योंकि उसको वॉलिडिटी प्ले करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कमोडिटी मार्केट में इक्विटी मार्केट से ज्यादा वॉलिटिलिटी है। अगर आप क्रूड की बात करेंगे, अगर आप गोल्ड की बात करेंगे, तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो कई बार होता है कि 1 या 2% मूव करती है, जबकि गोल्ड और सिल्वर में आए दिन 1 या 2% का इजिली मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जब आदमी इन्वेस्टर कमोडिटी मार्केट की तरफ आना चालू करता है तो उसको ये मार्केट बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स को इंक्रीज करता है या अपने ट्रेडिंग स्किल्स को और शार्प करता है। तो ये मार्केट बेसिकली उनके लिए है जो ट्रेडर्स हैं, ये मार्केट उनके लिए है जो इक्विटी मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या उनके लिए है जो फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर रखते हैं। क्योंकि कमोडिटी मार्केट जब आया था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिस्क मैनेजमेंट करना, और रिस्क मैनेजमेंट उनका करना जो फिजिकल मार्केट से, जैसे ज्वेलर हो गए या फिर जो आपके बुलियन डीलर्स हो गए या फिर जो आपके माइनर्स हो गए, तो उनके लिए ये मार्केट है। हालांकि जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है वो भी इसको यूज करते हैं। और अब देखें तो क्योंकि डिलीवरी फंक्शन भी है यहाँ पे, तो जो लोग इस मार्केट को समझ रहे हैं, अनुज जो इस जी, मार्केट को धीरे धीरे अब लोगों के तक पहुंच रही है जी। मार्केट,
तो वो अब इस मार्केट को डिलीवरी के फॉर्म पे भी यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट करीबन 20 साल इसमें कवर किए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले जी। और सालों में इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम और आता हुआ दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ के अनुज आसपास का ये मार्केट हो गया है, और हमें लगता अनुज है कि जी। धीरे धीरे ये 5 से लेकर 10 लाख के आसपास मार्केट पहुंचता हुआ अनुज दिखाई जी, देगा। ठीक है। अनुज जी, आपने आपने एक चीज कही कि नहीं, पार्टिसिपेशन कम है। थोड़े संक्षेप में जानेंगे ताकि ज्यादा हम सवाल कवर कर सकें। तो इस पार्टिसिपेशन के कम होने की वजह क्या है अनुज जी, ये बताइए। दो तीन पॉइंट्स हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं, और शायद हमारे जो दर्शक अभी हमें जो देख रहे हैं उनके मन भी सवाल उठ रहे होंगे। क्या रिस्की ज्यादा है, या फिर इसको ट्रैक करने के लिए हमें समय ज्यादा देना पड़ता है कि 10 बजे मार्केट खुल गया, रात के 11 साढ़े 11 बजे तक खुला हुआ है, वो रीजन है? या फिर इसके कॉन्ट्रैक्ट साइज इक्विटीज के मुकाबले बड़े हैं? मेन रीजन क्या है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज इसके जो है इक्विटी मार्केट से छोटे हैं। 1 ग्राम का गोल्ड आपके पास अवेलेबल है, जो कि बहुत लोअर डिनोमिनेशन है और जो फिजिकल मार्केट में भी चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज का तो कोई इशू नहीं है। बहुत 1 ग्राम का लॉट है, 8 ग्राम की गिन्नी है इसमें, 100 ग्राम का लॉट है और 1 केजी का लॉट है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइज तो कोई इशू नहीं है। टाइम, मैं तो कहूंगा कि ये जो मार्केट का टाइम है ये भी कम है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है। और बीच में मुझे लगता है कि ये मार्केट तो 24 आवर चलना चाहिए, क्योंकि बीच में हम देखें तो हमारी मार्केट 11:30 बजे बंद होती है, उसके बाद हम सीधा सुबह 9 बजे खुलते हैं। तो बीच का जो टाइम होता है, जनरली हम देखते हैं कि कई बार हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि गोल्ड में हाई जो है वो 2-2:30 बजे के आसपास या सुबह 4 बजे के आसपास लगते हैं। तो वो जो मूवमेंट है वो ट्रेडर नहीं कैच कर पाते। तो ऐसा हमें फीडबैक भी मिला है कि ये मार्केट जो है 24 आवर का होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है और ग्लोबल रिलेशनशिप से मार्केट चल रहा है, ये ग्लोबल फैक्टर से मार्केट इफेक्ट हो रहा है। सिर्फ इशू यहाँ पे छोटा सा ये है कि क्योंकि ये मार्केट हाईली लीवरेज है, और लोगों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा इसको समझ पाने में, इसकी नॉलेज ले पाने में थोड़े से अभी भी एक स्टेप पीछे हैं, क्योंकि उनको जल्दी से इक्विटी मार्केट समझ में आता है। कमोडिटी मार्केट, हालांकि अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड इंडिया के अंदर लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको पता है कि फेस्टिवल सीजन आएगा तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, या शादी का सीजन आएगा तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो ये उनको सब पता है। मगर जो इंटरनेशनल कारण है, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, वहां पर अभी भी थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस की कमी है, जो कि यहाँ पे ट्रेडर जो है, जो नए इन्वेस्टर है, वो थोड़े से आने से हिचकते हैं। बट हाँ, एक बार जब वो नॉलेज ले लेता है, जब उसको समझ में आता है, तो वो फिर इस मार्केट में रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम लगता है उसको एक बार एंट्री करने में, बट हाँ, जब वो एंट्री करता है तो उसको भली प्रकार से वो यूज करता है। तो अनुज कह रहे हैं कि नहीं, ये जो समय है ना अभी भी कम है, मतलब 9 बजे से खुल के रात के 11:30 बजे तक खुलना ये भी कम है। 24 आवर राउंड द क्लॉक ट्रेडिंग होनी चाहिए। और ये भी अनुज ने कहा कि लोग अभी अवेयर नहीं है। अच्छा, ये गोल्ड महाकुंभ करने का हमारा मकसद ही यही है कि लोग इससे परिचित हों, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, लोगों के पास ज्ञान बढ़े, और इस ज्ञान संगम में आज महाकुंभ के जरिए डुबकी लगाने का हम मौका अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं। जय, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? जी अभिषेक, देखिए, जो आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि आज कमोडिटी, स्पेशली अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें, तो कोई इंडियन हाउस होल्ड गोल्ड सिल्वर बेहतर समझता है बजाय शेयर मार्केट के। आज आप किसी भी एक फैमिली मेम्बर से पूछ लीजिए कि गोल्ड का भाव क्या है, सिल्वर का भाव क्या है, उसे पता होगा, बल्कि उसे ये नहीं पता होगा कि इन्फोसिस या रिलायंस का भाव क्या चलता है। तो प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम अवेयरनेस के लिए जितना हमें एफर्ट डालना चाहिए, वो एफर्ट मिसिंग है। आज इक्विटी मार्केट में पेनिट्रेशन इतना बढ़ा है क्योंकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आप बहुत अवेलेबल है। आप चाहे सोशल मीडिया पे जाएं, गूगल करें, यूट्यूब देखें, आपको इक्विटी मार्केट के लिए अगर आप एक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 100 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हमें एफर्ट ये डालना चाहिए एक्सचेंजेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कमोडिटी के जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम एंड यूज़र तक कैसे पहुंचाएं। अगर वो हम अचीव कर पाते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम, पार्टिसिपेशन, सब में मल्टीपल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एफर्ट हमें उस डायरेक्शन पे डालना चाहिए, क्योंकि देखिए, डेरिवेटिव्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइज सेम है, मार्जिनिंग सिस्टम सेम है, आज रेगुलेटर भी सेम है। तो जो एक चीज़ लैकिंग है कि एंड यूज़र को पता नहीं है कि मुझे इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है। आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट होना चाहिए। इस पॉइंट पे मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन नितिन जी, आपसे एक मैं सवाल पूछना, आपको लग रहा है ऑलरेडी इतने एक्सटेंडेड आवर्स है कमोडिटी ट्रेडिंग के, इसको बढ़ाना अभी सही समय है? क्योंकि भले ही वॉल्यूम में इजाफा दिख रहा है, लेकिन अभी भी पार्टिसिपेशन की काफ़ी कमी है, उस तरह के अवेयरनेस लेवल नहीं है, लोगों तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। इस पर आप क्या कहें?
मैं आपके पिछले सवाल के साथ लिंक करके इसका आंसर देना चाहूँगा। जय यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने लगभग 3 या 4 ब्रोकिंग हाउसेस में काम किया है। मुझे लगता है कि जब तक ब्रोकिंग हाउसेस खुद आगे नहीं आते हैं तब तक कमोडिटीज़ में जो हम लास्ट माइल रीच की बात कर रहे हैं वो मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है सर, 20:1 का मैन पावर रेशियो है। अगर 20 लोग स्टॉक मार्केट के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें से एक आदमी जो है आपको रेशियो कमोडिटी का मिलेगा। जय मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ। और उसमें नहीं आने का उनका कारण क्या होता है कि सर मुझे 7:30 बजे इक्विटी के लिए मार्केट में पहुंचना होता है, ऑफिस में पहुंचना होता है, और अगर मैं 11:30 बजे तक कमोडिटीज़ में एक्टिव रहूंगा तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, फिजिबल फॉर मी टू रीच ऑफिस एट 7:30 AM एंड सर्विस माई क्लाइंट इन द इक्विटी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम के अंदर एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैन इंफ्रास्ट्रक्चर की या मैन पावर की जो कमी है वो ब्रोकिंग हाउसेस को आगे बढ़ के उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। सर आप किसी गांव में भी जाएंगे ना और किसी से पूछेंगे सोना क्यों लेते हैं तो वो कहेगा संकट के लिए लेते हैं। तो वो संकट यानी अवेयरनेस है। अब इसी संकट को हम रिस्क कहते हैं, और ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये लास्ट माइल में नहीं है। आदमी जब 8 लाख रुपए देता है और 1 किलो गोल्ड लेता है तो ये कहता है कि मैंने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके गोल्ड लिया है। वो ये नहीं समझता ये 8 लाख रुपए मार्जिन है और उसको 70 लाख रुपए का वो माल ले रहा है, तो 70 लाख रुपए के वो रिस्क में बैठा है, वो 8 लाख के रिस्क में नहीं बैठा है। तो आई थिंक अवेयरनेस गोल्ड सिल्वर के इन्वेस्टमेंट के लिए है कि गोल्ड सिल्वर का इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है, रिटर्न्स देगा, बट उसका रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव में कैसे करना है उसकी बहुत हद तक सिस्टम में अवेयरनेस की जरूरत है, जिसकी वजह से आज हम देख पा रहे हैं कि इक्विटी जितना वॉल्यूम कमोडिटीज में नहीं है। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की बात अलग है, लेकिन आप डेरिवेटिव में कैसे आप अप्रोच करते हैं, जो वॉलेटिलिटी का जो लेवल होता है उसे आप कैसे मैनेज करना, ये सीखना ज़्यादा जरूरी है। उसी अवेयरनेस की बात यहाँ पर जैक कर रहे थे। चलिए उन सोने को, लेकिन सोने में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कुछ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, हेजिंग कैसे करें, ट्रेड कैसे करें, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही दिग्गज एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ हैं। नितिन केडिया हमारे साथ हैं, जयप्रकाश गुप्ता हैं और अनुज गुप्ता भी हमारे साथ हैं। अनुज, आपके पास आएंगे और जरा एक मूल क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। मान लीजिए कि मैं ट्रेड नहीं करता हूं, या फिर ऐसा कोई हमारे जो दर्शक हैं, मान लीजिए कोई ट्रेडर नहीं है, लेकिन अगर मन बना ले कि अच्छा अब मुझे ट्रेड करना है, तो शुरुआत कैसे करनी है? कैसे शुरुआत करें, कौन से प्लेटफॉर्म से, कितने पैसे से शुरुआत होगी, किन चीजों का ध्यान रखें, जरा संक्षेप में बताइएगा। उसके बाद हम जाएंगे नितिन जी के पास और उसकी ये समझेंगे कि जो रिस्क मैनेजमेंट वाला जो मामला है, जो हेजिंग वाला जो मामला है, उसको कैसे टैकल करना है। देखिए, गोल्ड के अंदर जो स्मॉल डिनोमिनेशन कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे 1 ग्राम का गोल्ड है या फिर 8 ग्राम की गोल्ड गिननी है या फिर गोल्ड मिनी है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको एक स्मॉल इन्वेस्टर यूज कर सकता है। हालांकि बड़े गोल्ड की बात करेंगे तो उसके अंदर करीबन 7 लाख रुपए का मार्जिन लगता है, तो दैट इज नॉट अ फिजिबल फॉर स्मॉल ट्रेडर। तो मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर है जिसको यूज करना चाहिए, और हम ये एडवाइस भी करते हैं कि जो इन्वेस्टर इस मार्केट में नया आ रहा है या जिसको इस मार्केट को एक्सप्लोर करना है, तो एक बार वो मिनी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ या जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी तरफ देखे। और पहले सबसे पहले वो ये समझे कि जो फ्यूचर्स मार्केट है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है, किस तरीके से वो काम करता है। क्योंकि जनरली लोगों के माइंड में ये होता है कि जो नया इन्वेस्टर आता है वो ये सोचता है कि मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया है तो वो लाइफ टाइम के लिए बाय हो गया। उसको ये नहीं पता लगता कि उसकी जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी होने के बाद उसकी पोर्शन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो उसका बेसिक्स है कि अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी के बाद आपको पोर्शन को काटना पड़ेगा या फिर आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ये जो बेसिक चीजें ये उसको पता होनी चाहिए। हम जनरली ऐसा फीडबैक भी आता है, इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमने बाय करा था बट मेरी पोजीशन कट गई, क्योंकि उसको ये पता नहीं लगता कि उसकी पोजीशन जो है एक्सपायर हो गई है। जी अनुज जी, एक स्टेप थोड़ा और पीछे जाते हैं। जरा ये बताइए पहले कि क्या जो डीमेट अकाउंट होते हैं इक्विटी में ट्रेड करने के लिए या फिर उसमें डिलीवरी लेने के लिए, डीमेट से काम हो जाएगा या फिर कोई और अकाउंट खोलना पड़ेगा? फटाफट जवाब दीजिए सर, कुछ रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। देखिए, डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसको डिलीवरी लेनी है केवल उन्हीं के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। इक्विटी मार्केट का डीमैट अकाउंट डिफरेंट होगा, कमोडिटी मार्केट का अकाउंट डिफरेंट होगा, जिसको हम कॉमर्स अकाउंट बोलते हैं, जो एक्सचेंज के साथ ओपन होता है। अगर डिलीवरी लेनी है तो ही कमोडिटी अकाउंट ओपन होगा, डीमैट अकाउंट। ओके, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? एमसीएक्स से लोग परिचित हैं, लेकिन क्या ये बीएसई पर या फिर एनएसई पर भी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं? देखिए, इनिशियली तो एमसीएक्स पर अवेलेबल है क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम है, क्योंकि ये मार्केट जो है वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम का खेल है। अगर वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि बीएससी एनएससी
पर भी कॉन्ट्रैक्ट है, बट वहां पे वॉलिडिटी या वॉल्यूम नहीं है। बट जो अभी प्रेफरल है वो एमसीएक्स है, क्योंकि एमसीएक्स में यहाँ पर वॉलिडिटी भी है और वॉल्यूम भी है। तो अभी फिलहाल जो एक्सचेंज है वो एमसीएक्स है, जहां पर आप इजीली विदाउट एनी हसल के आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एमसीएक्स आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, वॉल्यूम वहीं पर ज्यादा है और वहां पर थोड़ा आपके लिए इजी होगा। एक और सवाल अनुज जी, आप ये बताइए कि जैसे हम इक्विटी में देखते हैं कि एफएनओ में मैक्सिमम 2 आगे के कॉन्ट्रैक्ट खुले रहते हैं, क्या गोल्ड सिल्वर में भी ऐसा है या फिर ज्यादा महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर अवेलेबल होते हैं? देखिए यहाँ पर आपके पास अगर आप गोल्ड पेटल की बात करेंगे तो आपके पास मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। गोल्ड की अगर बात करेंगे तो आपको बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, एक बारी में आपको 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, राइट। मींस अगर आप देखेंगे तो आपको करीबन 4 से 5 के आसपास की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मिलते हैं। मगर अगर आप देखेंगे तो जो लिक्विडिटी है वो स्टार्टिंग के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में रहती है, तो फिर वो जो लिक्विडिटी है वो आगे शिफ्ट होती जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लंबा टाइम मिलता है। मीन्स अगर आप बड़े गोल्ड की बात करेंगे तो वहां पर आपको करीबन आने वाले 6 से 7 महीने के बाद के आप कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई इशू नहीं है। अगर एक लंबी अवधि का भी ट्रेडर कोई ट्रेड करना चाहे तो वो ट्रेड कर सकता है। अगर कोई ज्वेलर इसको हेज करना चाहे तो हेज करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो टाइम की या कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप एक लंबा व्यू बना के भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये सवाल दरअसल मैं इसलिए पूछ रहे हैं, देखिए हमारा जो शो होता है ना मुनाफे की मंडी, उसमें विश्व मोहन तो रोज ये सवाल पूछते हैं और उसमें सीधे आपको ट्रेडिंग की रणनीति मिल जाती है। लेकिन महाकुंभ को करने का मकसद ये है कि नए लोग आए, नए लोगों के बीच जागरूकता हो। तो ये कुछ बेसिक सवाल हमने अनुज जी से पूछा। अच्छा नितिन जी, आप चर्चा कर रहे थे कि आपने 10 लाख रुपए देखे, आपने 60 लाख रुपए की पोजीशन ले ली, अब वो रिस्क है आपके 50 लाख रुपए का। ये जो रिस्क की आप बात कर रहे हैं, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए जो हेजिंग की बात हो रही है, वो हेजिंग होती क्या है, जरा इसको बताइएगा। और दूसरी चीज, इक्विटीज में क्या होता है, कई बार ऑप्शंस के प्राइसेस हो जाते हैं जीरो, नील, खत्म हो जाते हैं। यहां पर भी ऐसा रिस्क है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन के जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी आती है, आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, वो धीरे धीरे करके ज़ीरो हो जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सपोज़ मान लीजिए कोई एक नया ट्रेडर है और वो नया ट्रेडर आके सपोज़ मान लीजिए उसने फ्यूचर की एक पोजीशन बनाई है, वो फ्यूचर में उसने एक लॉट बाय किया है, तो सिमिलरली वो क्या कर सकता है कि एक पुट ऑप्शन बाय कर सकता है। तो वो पुट ऑप्शन बाय करने के साथ क्या होता है कि उसको एक मेंटल रिलीफ मिल जाता है कि सपोज़ मान लीजिए कि अगर गोल्ड नीचे आया 2000 पॉइंट या 3000 पॉइंट किसी भी वजह से नीचे आया, तो वो पुट ऑप्शन जो है उसको वो हेज प्रोवाइड कर देती है। और टाइम टू टाइम वो क्या कर सकता है कि एक लेवल पे सपोर्ट पे अगर मार्केट आता है और एक अवेयर ट्रेडर है जो विश्वमन जी का मुनाफे की मंडी का प्रोग्राम देख रहा है और वो जान रहा है कि सपोर्ट यहाँ पे है, तो वो उस पुट को शिफ्ट भी कर सकता है। कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 72,500 पे या 73,000 पे सपोज फ्यूचर खरीदा और 72,500 का पुट ले लिया। अब सपोज मान लीजिए भाव गिर के वो 70,000 आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने जो 72,000 का पुट लिया था उसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ 70,000 पे। 70,000 के नीचे आया, मैं ऑलरेडी हेज्ड हूँ, लेकिन ऊपर अगर आ गया तो ये जो बीच के डिफरेंस का मार्जिन है वो मुझे मिल जाता है। ओके, तो ये रिस्क मैनेजमेंट के आपके के लिए कितनी अहमियत है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपने कुछ बेसिक सवाल सुने। जय, आपसे मेरा एक सवाल होगा, अलग अलग लेवल्स के लोग होते हैं कि ज्वेलर है जिनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री है, किसी को फ्यूचर में खरीदना है, कोई इंपोर्टर है, कोई रिफाइनर्स है, तो पूरे वैल्यू चेन के अलग अलग स्केल पे अलग अलग लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो सबके लिए उनके लिए हेजिंग की स्ट्रेटजी अलग अलग क्या हो सकती है, वो कैसे हेज कर सकते हैं, कुछ ऐसे केस स्टडीज़ वगैरह के जरिए आप बताएं। जी विश्वनाथ जी, देखिए आपने पहला कैटेगरी बताया जो हेजर्स हैं और जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो उनके लिए चिंता की बात क्या रहती है? मैं अगर एकदम लेमन टर्म्स में अगर आपको समझाऊं, भाव गिरने की, तो वो अपने जो होल्डिंग है उसको कैसे हेज करे? तो उनके लिए इजीएस्ट तरीका है वो या फ्यूचर्स सेल कर दें। ओके, फार मंथ, 1 महीने आगे का। और अगर मुझे जैसे खरीदना है, मैं इंपोर्टर हूँ, मुझे खरीदना है, फेस्टिवल सीजन की तैयारी करनी है, तो मैं कैसे हेज करूँ? तो आप फ्यूचर की में पोजीशन बाई कर सकते हैं। ओके, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और इस पे या बहुत फिर कुछ डिपेंड ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऑप्शंस का टाइम वैल्यू होता है। ऑप्शन जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक आता है उसका
टाइम वैल्यू 0 हो जाता है। ओके, तो वहाँ पे वो ऑप्शन उनके लिए बेहतर होगा जो ये कुछ तय समय के लिए चाह रहे होंगे कि जब तक इन्वेंट्री हमने खरीद ना ली तब तक के लिए अगर वो बिल्कुल ऑप्शंस को वो कैरी कर उस तरह सकते के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एंड यूज़र हैं या उनका मैन्युफैक्चरिंग है, रिफाइनरी है, तो उनके लिए वो अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच चुके होते हैं और उनके लिए एक स्पेसिफिक डिलीवरी टाइम होता है। तो वो डिलीवरी टाइम तक मुझे अपना मार्जिन मेंटेन करने के लिए मैं उसे फ्यूचर्स से हेज करके रखता हूँ। ओके, तो ये तो नॉर्मल एक हेजर हो गए। सेकंड कैटेगरी जो आता है वो जिसे हम लेमन लैंग्वेज में स्पेकुलेटर बोलते हैं। स्पेकुलेटर का मतलब ये हुआ कि जो मार्केट में हेज करने के लिए नहीं आते हैं, अपने बिजनेस के मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि मार्केट में इसीलिए आते हैं कि उनको प्राइस वोलेटिलिटी में अपना एडवांटेज लेना हो। स्विंग ट्रेड के लिए आते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए आते हैं या शॉर्ट टर्म व्यू के लिए आते हैं। तो उनके पास कोई अंडरलाइंग नहीं होता है, ना स्टॉक होता है गोल्ड सिल्वर का। तो वो चाहते हैं कि आज कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, वॉर लाइक सिचुएशन हो गया और प्राइस बढ़ सकता है, तो मैं उसका एडवांटेज लूँ। तो उस तरह के स्पेकुलेटर्स के लिए या तो मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करूँ या मैं ऑप्शंस में कॉल बाई कर लूँ। लेकिन अगर इस पे भी कोई फर्स्ट टाइम यूज़र है तो सलाह ये होगी कि उसे कभी भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए। आपको मार्केट टेस्ट करना है तो आज बहुत सारे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं और उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसमें आप लिमिटेड कैपिटल के साथ मार्केट की वोलेटिलिटी समझ सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, M2M मैनेजमेंट समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए पहला कदम है कमोडिटीज मार्केट के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह के खास करके बुलियन में और एनर्जी के प्रोडक्ट्स में तो उस तरह के लिक्विडिटी की भी दिक्कत नहीं है और ऑप्शंस में पर्याप्त लिक्विडिटी आ चुकी है। और शुरुआत जब भी आप करें तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट के साथ करें, मेगा लॉट के साथ शुरुआत ना करें। ये एडवाइस जय की तरफ से आ रही है। एक और सवाल, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है तो एक ट्रेडर के तौर पे, इन्वेस्टर्स के तौर पे किन किन टूल्स को ध्यान में रखना चाहिए? कुछ ऐसे टूल्स आप बताना चाहेंगे? आप ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं। जी विश्वन जी, देखिए जो लास्ट 8-10 साल में बदलाव हुआ है वो ये है कि आज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत आसान है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इवेंट हो रहा है, आप उसे सोशल मीडिया या वेरियस चैनल्स के माध्यम से इमीडिएटली जान सकते हैं। तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम हो गया है। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। आज वो टाइम नहीं है कि आपके पास कोई न्यूज़ आया और आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करें और उसका एडवांटेज लें, तब तक भाव आप प्राइस्ड इन हो चुका होता है। तो टेक्नोलॉजी आने से ये हुआ है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बढ़ा है, उसके कारण वोलेटिलिटी बढ़ी है और आपको जो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का टाइम था वो बहुत छोटा हो गया है। तो ये अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप न्यूज़ जो ऑलरेडी बीत चुका है उसके बाद आप अगर उस पर एक्ट करने जाएंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और आप नुकसान करेंगे। तो आपको विद टेक्नोलॉजी रहना है और पुराने वे जो था ट्रेड करने का, अगर आप ट्रेडर हैं तो उससे दूर रह के आपको टूल्स पे आने हैं। टूल्स पे आज चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। आप बहुत इमीडिएट प्राइस एक्शन का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप एल्गोज अवेलेबल हैं, APIs अवेलेबल हैं। तो ये उनके लिए है जो इस मार्केट को समझते हैं। लेकिन अगर जैसा अभिषेक जी ने कहा कि ये शो का उद्देश्य ये है कि नए यूजर्स को हम आए, नए लोगों को लाना, यही हमारा उद्देश्य है। इसका मकसद ही यही है कि इस ज्ञान की गंगा में आप लोगों के साथ जुड़े और आप लोगों से समझे और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अभिषेक। हाँ ठीक है, बिल्कुल मकसद यही है विश्वमोहन। देखिए बाकी रेगुलर जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उनसे परिचित भी हैं और हम लगातार मदद भी करते हैं। अच्छा नितिन जी, जरा एक चीज़ इसमें बताइए, मार्जिन वाली चीज़ तो मोटा मोटी लोगों को समझ में आ गई कि ठीक है हम मार्जिन कम पैसे देकर ज़्यादा की पोजीशन ले सकते हैं। फ्यूचर्स में गोल्ड के ऑप्शंस में और क्या बेनिफिट्स हैं और क्या अच्छी चीज़ें हैं? और दूसरी चीज़ आप और बताइएगा, एक रामगोपाल वर्मा की मूवी आई थी आज से 15-20 साल पहले कि डरना ज़रूरी है। क्या डरना ज़रूरी भी है इसमें? मतलब अगर आप कॉशियस नहीं है तो आप तो नुकसान कर बैठेंगे। सर एक कोल्ड ड्रिंक का भी ऐड आया था, डर के आगे जीत है। तो ऐसा नहीं है कि केवल डरना जरूरी है, डर के आगे जीत है। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चल रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ जैसा कि अभी जय जी ने कहा कि अब टाइम चेंज हो गया है, अब जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलियन पार्ट्स ऑफ सेकेंड में अवेलेबल है।
मैं लास्ट अगर आपके डेटा की बात करूं, जब सीपीआई डेटा आया तो कुछ मिनटों के लिए बाजार जो है वो नीचे आया, लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई और हमने देखा कि गोल्ड जो है वो वापस लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है। तो जो लोग शॉर्ट पोजीशन में थे वो नहीं निकल पाए। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले, जैसे जय जी ने कहा, स्टॉप लॉसेस बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ज़रूरी है और स्टॉप लॉस का लेवल कहाँ पे है, वो लेवल किधर लगाना है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो 50 EMA का इस्तेमाल करते हैं कि अगर प्राइस 50 EMA के ऊपर निकल गया तो हमें शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर जाना है, या 50 EMA के नीचे आ गया तो हमें लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। ऑप्शंस का जो, जैसे मैं मान लीजिए ज्वेलर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ पे ऑप्शंस का यूज़ कई बार इस तरीके से भी होता है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाव छूट जाते हैं। कि सपोज़ मान लीजिए 5:30-6 बजे दुकान पे कोई कस्टमर आया, कोई होलसेलर के पास रिटेलर आया और वो 1.5 किलो 2 किलो माल लेके चला गया, और वो बातों बातों में क्या हुआ, ज्वेलर जो है वो या होलसेलर जो है वो उस भाव को फिक्स करना भूल गया और 6 बजे कोई डेटा आया और भाव 1000 रुपये बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, उसका भाव छूट गया। वो क्या करे, भाव तो तेजी की तरफ जा चुका। तो यहाँ पे वो एक हेजिंग मैकेनिज्म ये डाल सकता है कि उसका जहाँ पे भाव छूटा है उस भाव के स्ट्राइक प्राइस का वो पुट ऑप्शन सेल करके छोड़ देता है। तो उस पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो उसको रिसीव होना शुरू हो जाता है। तो अगर आज आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर कहीं फंस भी जाते हैं एज अ ज्वेलर या एज अ रिटेलर भी, अगर आप सपोज मान लीजिए एज अ स्पेक्यूलेटर भी आप फंस गए, आप अपना पोजीशन नहीं काटना चाह रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं तो आप सामने जो है वो कॉल बेच सकते हैं, पुट ले सकते हैं। तो वो भी आपके लिए डर नहीं है कि प्रीमियम जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिकॉज आप ऑप्शंस को राइट करके भी आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं और आप अपना पैसा जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये तमाम आपके लिए हेजिंग के टूल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके कर ली और अब जरा सिल्वर की बात कर लेते हैं, बिकॉज सोने चांदी की बात तो एक साथ ही होती है। तो गोल्ड के मुकाबले ये बताइए कि सिल्वर में ट्रेडिंग क्या सेम है, क्योंकि गोल्ड में प्रोडक्ट्स ढेर सारे हैं, गोल्ड मिनी है, पेटल है, तमाम चीजें हैं। क्या सिल्वर में भी इस तरह के प्रोडक्ट हैं? और दूसरी चीज, गोल्ड के मुकाबले ये ज्यादा वोलेटाइल है या फिर रिलेटिवली सेफ है उसके मुकाबले? देखिए, डेफिनेटली सिल्वर जो है गोल्ड के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिल्वर का जिस तरीके से यूसेज बढ़ा है, जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, क्योंकि गोल्ड जो है थोड़ा सा महंगा हो गया, तो अब धीरे धीरे लोग सिल्वर की तरफ आने चालू हुए हैं। सिल्वर को लोगों ने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। इवन अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट में भी लोगों ने जो इन्वेस्टर है वो फिजिकल में भी सिल्वर लेके रखना चालू किया। तो सिल्वर एज कंपेयर गोल्ड के थोड़ा वॉलेटाइल है। बट कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर आप जाएंगे तो जैसा कि गोल्ड के अंदर मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ही सिल्वर के अंदर मिनी और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है। तो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर में, 5 केजी का कॉन्ट्रैक्ट है और 30 केजी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी कोई इशू नहीं है। मिनी माइक्रो से लेकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट है। आप 1 किलो के चांदी से लेकर 30 किलो तक की चांदी में आप ट्रेड कर सकते हैं। उस हिसाब से मार्जिन भी हैं। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज थोड़ा छोटा है सिल्वर का, तो उसके मुकाबले थोड़ा मार्जिन कम है। मगर वॉलेटाइल वाइज अगर आप देखेंगे तो चांदी जो है वो गोल्ड के मुकाबले मैं कहूंगा कि करीबन 2 या 3 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनली चलता है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है और छोटे इन्वेस्टर इसमें ज्यादा आते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बाकी कमोडिटी के मुकाबले कम है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में कई बार हम अच्छा खासा वॉल्यूम होते हुए भी देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में देखेंगे तो वॉलेटिलिटी वाइज जो है सिल्वर एज कंपेयर गोल्ड के थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल है। अच्छा नितिन जी, आपके पास आएंगे। अच्छा, अगर हम इक्विटी मार्केट से अगर हम तुलना करें तो कई बार क्या होता है कि प्राइसेस इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कई बार ऑपरेटर सक्रिय हो जाते हैं। अब यहाँ पर बुलियन में अगर हम देखें, गोल्ड सिल्वर में, ये तो प्राइसेस तो इंटरनेशनली रेगुलेट हो रही हैं लंदन मेटल एक्सचेंज से। तो इसमें कितना संभव है प्राइसेस को मैनिपुलेट करना? क्योंकि मैंने नहीं सुना कि कभी सर्किट की स्थिति आई हो गोल्ड में या सिल्वर में या फिर इसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए सर, क्रूड ऑयल का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस नेगेटिव चले गए थे, उसके पहले हम हमेशा ये कहते थे कि कमोडिटीज़ में कभी भी प्राइसेस ज़ीरो नहीं हो सकते। अब उसके बाद से हमने वर्ड चेंज कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि बुलियन में जो है कभी प्राइसेस ज़ीरो नहीं हो सकते, बिकॉज उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इक्विटीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे हमने स्कैम्स देखे हैं, प्राइसेस मैनिपुलेशंस देखे हैं, चाहे वो 93 का स्कैम रहा हो, चाहे केतन पारेख का रहा हो, या कोई भी स्कैम्स रहे हो।
पर कमोडिटीज़ की आप अगर बात करेंगे, स्पेसिफिकली अगर हम बुलियन की बात करें, तो हमने आज तक ये नहीं सुना कि लास्ट 20-25 सालों में कभी भी गोल्ड या प्राइसेस के जो इन्फ्लेशन है या जो प्राइसेस बढ़े हैं उनको मैन्युफैक्चर किया गया है या उनको मैनिपुलेट किया गया है। बिकॉज देखिए इसमें जो डिमांड सप्लाई का गेम है, उसके अलावा या मैं ये करूँ कि जितना पूरे वर्ल्ड में गोल्ड प्रोड्यूस होता है उसका 1 लाख गुना डेली पेपर के ऊपर वॉल्यूम होता है। तो जब इतना बड़ा वॉल्यूम है और पूरे ग्लोबल पार्टिसिपेंट है, पूरे वर्ल्ड से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, तो जब इतना बड़ा पार्टिसिपेशन बेस होता है तो उसको मैनिपुलेट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मुझे गोल्ड और सिल्वर जो है वो इक्विटी से ज़्यादा सेफ लगता है। और एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने अपने 20 साल के करियर में अपना जो 70-80% ट्रेडिंग टाइम है वो गोल्ड और सिल्वर को ही दिया है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर को लेकर ये सारी की सारी बातें आपके सामने। अच्छा जय, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए एक तो होते हैं जागरूक, फिर होता है एक कैटेगरी के नहीं समझदार हैं, और एक तीसरी कैटेगरी भी होते हैं जिसको जब मैं महाराष्ट्र में रहा तो एक नए शब्द से परिचित हुआ, वह है शाणा, चतुर, मतलब कुछ ज़्यादा ही चतुर। उसकी श्रेणी में अगर हम इक्विटी में कहें तो आर्बिट्राइजर आते हैं जो कि NSE BSE 2 प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठा लेते हैं। क्या यहाँ पर भी बुलियन में, गोल्ड सिल्वर में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी होती है क्या? जी बिल्कुल रहती है। एक कॉन्सेप्ट है गोल्ड सिल्वर रेशियो, अगर कोई उसको समझना चाहे तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेकिन मैं इससे पहले वो सवाल पे आऊँगा कि गोल्ड या सिल्वर, तो देखिए मैं एक कॉमन समझने के हिसाब से बोलना चाहूँगा कि अगर गोल्ड और सिल्वर को इक्विटी मार्केट की से कंपेयर करें तो गोल्ड आप समझिए लार्ज कैप है और सिल्वर स्मॉल कैप है। तो जायज़ सी बात है, स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे सिल्वर में भी वोलेटिलिटी ज़्यादा है। स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं रिटर्न का, सिल्वर में भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं क्योंकि जिस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर, फंडामेंटली स्ट्रक्चर बन रहा है सिल्वर का, सोलार के यूसेज बढ़ रहे हैं, EV व्हीकल्स के यूसेज बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण अपॉर्चुनिटी सिल्वर में ज़्यादा लगती है। जहाँ तक हम आपके सवाल पे बात कर रहे थे कि वो आर्बिट्राजर है, हेजर है, स्पेकुलेटर है, तो देखिए हर मार्केट में इस तरह के लोग मिलेंगे जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, जो हम पिछले ब्रेक से पहले भी एक सवाल पे डिस्कस कर रहे थे, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सेकेंड, आपके लिए एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है कि मेरा अगर स्टॉप लॉस है तो वो स्टॉप लॉस किस लेवल पे है। देखिए मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहता है, ग्रीड एंड फियर हमेशा रहेगा क्योंकि वो साइकोलॉजी है और वो एज ओल्ड चीज़ है। जब तक फाइनेंशियल मार्केट्स रहेंगे लोग ग्रीड और फियर दोनों ही को लेके चलेंगे, लेकिन आपको अपना दायरा डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिटर्न मुझे चाहिए मार्केट से और उस रिटर्न को अर्न करने के लिए मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूँ। जब तक आप ये दो चीज़ों पे क्लियर हैं तब तक आप किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड करें, चाहे वो गोल्ड सिल्वर कमोडिटी हो, एनर्जी हो, इक्विटी हो, आपका अगर वो अवेयरनेस है आपके पास तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले आप अपने रिस्क को तय करें कि आपको कितना रिस्क लेना है, किसी भी एसेट क्लास में अगर आप जाते हैं वो बेहद ज़रूरी है। तो हमारी इस पैनल में कोशिश यही थी कि जितने भी पहलू हों डेरिवेटिव मार्केट से जुड़े हुए, हेजिंग से जुड़े हुए, ट्रेडिंग से जुड़े हुए, उसको समझाने की, हालांकि 1 घंटा काफ़ी नहीं होता है, हम लगातार रोज़ हर दिन ये कोशिश करते हैं आपको अवेयर करें, लेकिन इसके अलावा भी आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए भी अब वहाँ पर जाकर वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ें, फिर अच्छे से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लें और फिर आप इस बाज़ार में एंट्री करें और फिर ट्रेडिंग और हेजिंग के बारे में सोचें। शुक्रिया जय आपका, नितिन जी आपका, अनु जी आपका, आप लोग आए और हमारे दर्शकों को जागरूक करने की आप लोगों ने तमाम कोशिश की और लोगों को अपना ज्ञान दिया। तो चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटेंगे, लेकिन अगला पैनल का